फौज न्यूट्रल हुई हो, मजबूत आपको हो न्यूट्रल गई। नजर आ रही है फौज? यकीनन साइफर था कि ये वाले खानदान जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पीले तस्मा पा की तरह चिमड़े, जोंकों की तरह हमें चिमड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब से सियासत में मौरूसियत आ गई है, ख़ानदानी एक कंट्रोल आ गया है, ये भी गलत है। मुल्क को इस दलदल में से कोई भी अकेला नहीं निकाल सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल ओपिनियन और मैं हूं उसामा ताज अब्बासी। आज के मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब, साबिक आर्मी ऑफिसर और 3 स्टार जनरल रिटायर और सीनियर दफाई तजिया निगार। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। लोग जानना चाहते हैं नईम खालिद लोधी साहब हैं कौन, आप अपना तरफ क्या करवाएंगे? बहुत शुक्रिया। मैं एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ और बुनियादी तौर पे मेरे वालिदैन जो हैं वो माइग्रेट करके आए थे हिंदुस्तान जब पार्टीशन हुई, और वो मुल्तान में सेटल थे। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मुल्तान में हूँ। लेकिन वो चूँकि मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे तो वो चलते रहे फिरते रहते थे, आपको पता है जैसे फ़ौजियों का होता है, और दूसरे तीसरे साल पोस्टिंग। तो मैंने पूरे पाकिस्तान में घूम फिर कर पढ़ा है। और दूसरी मेरा ख्याल ये है कि शायद वो उनकी इस किस्म की ड्यूटी थी, कभी ऐसी जगह चले जाते थे, हमें अच्छे स्कूल नहीं मिलते थे। तो मैंने टाट स्कूल में भी पढ़ा है, मैंने मदरसे में भी पढ़ा है, मैंने अंग्रेज़ी स्कूलों में भी पढ़ा है। उसके बाद अल्लाह में ने कोई ऐसा मौका, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, क्योंकि फ़ौज में मैं कोर ऑफ इंजीनियर में था। फिर फ़ौज की नौकरी के बाद मैं सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा, तो गवर्नमेंट की नौकरी भी की है। उसके अलावा फिर मैं फ़ौजी फर्टिलाइज़र का एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, जिसका मतलब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी भी की है। तो बस यूँ समझें कि एक ऑल राउंड किस्म का एजुकेशन। फिर मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, बाहर के कुछ कोर्सेज उस दौरान किए जब मैं फ़ौजी फर्टिलाइज़र में था। तो बस यूँ समझें कि ऐसा शख्स जो गाँव के हालात भी जानता है, मोहल्लों को भी जानता है, छावनियों को भी जानता है, वो हुकूमत को भी जानता है, फ़ौज को भी जानता है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी जानता है। आपने जिक्र किया कि आपकी फैमिली ने माइग्रेट किया, पहले तो ये बताएं कि हिंदुस्तान कहाँ से माइग्रेट किया और पाकिस्तान कहाँ पे आकर मुकीम हुए, जी और आपकी फैमिली से वालिद साहब या इससे पहले भी कोई फौज में था? जी, फ़िरोज़पुर से आए थे ये लोग, फ़िरोज़पुर के कोई गाँव से, और फ़िरोज़पुर की तहसील फ़िरोज़पुर ही के, आप समझ लें। तो ज़्यादा दूर से नहीं थे, लेकिन बहुत लुट-पुट कर आए थे काफ़ी कुर्बानियाँ देने के बाद। और मेरे वालिद साहब जो थे, मेरे ताया सेकंड वर्ल्ड वॉर में नायक थे फ़ौज में। मेरे वालिद साहब जीएचक्यू में क्लर्क थे पहले, तो फिर उन्होंने अप्लाई किया कमीशन के लिए, तो बाद में उनको कमीशन मिल गया था, तो वो एज मेजर रिटायर हुए थे, अल्लाह बख्शे, अब तो चले गए हमें छोड़ के। तो इस लिहाज से आप यूँ समझें कि मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, फिर मैं फ़ौज में आया, फिर मैंने अपने बेटे को फ़ौज, तो फ़ौज मेरे खून में रची बसी हुई है। तो वो बाज़ औक़ात हमारे कुछ लोग नाराज़ होते हैं ना कि भी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं बात कर ही नहीं सकता। फ़ौज की पॉलिसी जो है उसकी बात करना ऐसा नहीं है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है। कभी भी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। फ़ौज हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है, और ये गलतफ़हमी बल्कि मैं दूर करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि मेरे ईमान के बाद पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद फ़ौज है, उसके बाद मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, और पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और पीटीआई के साथ। एक सवाल यहाँ में बनता है कि पाकिस्तान की फ़ौज 6 लाख है या पाकिस्तान की फ़ौज 7 लाख है? मेरा ख्याल है कि ना 6 लाख है ना 7 लाख है। पाकिस्तान की जो रेगुलर फ़ौज है वो मेरे अपने, क्योंकि अब तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया ना, मेरा अपना ख्याल ये है कि 4 और 5 लाख के दरमियान होगी। लेकिन जब आप उसमें रेंजर्स शामिल कर लें, अगर आप उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल कर लें, एफसी वगैरह शामिल कर लें, तो फिर 6 लाख के लगभग हो सकती है। कहा जाता है कि फ़ौज का जो चीफ है वो अमेरिका की मर्जी से चीफ बनाया जाता है, और इसमें काफ़ी सारे जनरल हमीद गुल ने भी इस पर बात की है। क्या वाकई अमेरिका की मर्जी से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है। मैंने बड़े करीब से ये सारे मामला देखे हैं। ये तो फिर तकरीबन ये कहने वाली बात होगी ना कि जैसे पाकिस्तानी फ़ौज के जितने भी चीफ बनते हैं वो बिके हुए हैं खुदा ना खास्ता, या किसी के कहने पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि फ़ौज का प्रमोशन का एक निज़ाम है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद बात कंप्लीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फ़ौज का एक मेजर, और मेजर ग्रेड 18 का ऑफिसर होता है, अगर उसकी एक ख़ास क्वालिफ़िकेशन ना हो, ख़ास क्वालिफ़िकेशन जो कि जिसका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो
ब्रिगेड मेजर नहीं बन सकता। ब्रिगेड मेजर होता है, जो किसी ब्रिगेड में एक मेजर होता है बड़ा स्पेशल, जो कि उसके लिए अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जोर लगा ले और आर्मी चीफ भी अगर चाहे कि इस मेजर को हम ब्रिगेड मेजर लगा दें, लेकिन अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो ब्रिगेड मेजर नहीं बन सकता। इसलिए आप देखें कि सेकंड, आप कैडेट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, तो कहाँ तक कोई जो है ना अमेरिका या कोई किसी के पीछे लगा रहेगा। हाँ, वो ये ज़रूर देखते होंगे जब हम सीनियर हो जाते हैं तो साफ ज़रा कि आपको पता है बड़े मुल्क हैं, वो बड़े नज़र रखते हैं, वो देखते होंगे भी कौन क्या बात कर रहा है, कैसा है। तो वैसे भी जब फ़ौज के अंदर होते हैं तो बहुत कम गुफ्तगू होती है, पॉलिटिकल होती नहीं है, बल्कि हमें मना किया होता है तो करते भी नहीं है। तो ये बात मेरा ख्याल है कि गलत मशहूर है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ और वो ये है कि जो अमेरिका जैसी बड़ी पावर्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस हम बाकी ताकतों का तो इजहार करते हैं ना कि फ़ौजी ताकत है, मुआशी ताकत है, पॉलिटिकल क्लाउट है, ये सब कुछ है, टेक्निकली बड़े एडवांस्ड हैं। उनके पास एक ताकत है लोगों के जहनों को तब्दील करने की। वो करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फ्रेंड्स, जब कोर्सेज करने लोग जाते हैं या किसी तरीके से वो ताकत अगर वो कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने पसंद के लोगों का इशारा कर देते हो किसी को, वो अलग बात है। अदरवाइज ये बात बिल्कुल गलत है कि वो अपॉइंट करते हैं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल साहब, आप इससे मुत्तफिक हैं कि फौज में सिफारिश नहीं चलती नहीं, देखिए, प्रमोशन के हाँ लिए जी, या मैं बताता इस तरह की? पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ौज इसी माशरे का परताव है। आप ही का भाई बिल्कुल होगा जो ऐसे ही है। लेफ्टिनेंट बन गया होगा, आप ही का भाई होगा जो हमारे ही वकील माशरे बन से गया, ठीक लोग है ना। उठकर ऑफिसर बनते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि हम इतने ही अच्छे या इतने ही बुरे हैं जितने कि आप हैं, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपसे ज़्यादा बुरे नहीं हैं हम। और उसके अलावा ये है, आपको मैं वैसे इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये कि सिविल सोसाइटी का चूँकि हिस्सा है, लेकिन जो जो फ़ौज ने अपने अंदर निज़ाम बनाया हुआ है उसमें ये है कि जो तो है ना लोअर रैंक्स, सिपाहियों की भर्तियाँ और ये, उसमें तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी सिफारिश हो सकती है और चलती होगी। हम कोशिश यही करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर्स की सिलेक्शन में, ऑफिसर्स की प्रमोशन में बड़ी हद तक 80% चले मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान में जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ये एक मिरेकल है। पाकिस्तान में 80% किसी भी इंस्टीट्यूशन का मेरिट पे चलना एक मिरेकल है। तो पाक फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान 80% दे गो ऑन मेरिट, और 15 to 20% जो है ये मामलात हो जाते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आम आवाम से लोग उठकर अदारों में आते हैं, बिल्कुल अदारों के यूनिफॉर्म पहनते हैं, जी। तो फिर आम आवाम क्यों भेड़ बकरियां समझी जाती है और जो अदारों के लोग हैं वो मुकद्दस हो जाते हैं? ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? देखें, ऐसा कभी कभी हुआ है, हमेशा नहीं हुआ है, लेकिन जब हुआ है उसका इम्प्रेशन बड़ा बुरा हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसमें गलती अदारे की भी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसको मल्टीप्लाई बहुत किया जाता है। जब कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है ना तो उसको सोशल मीडिया और ख़ास कर, आपको पता है कि एक चीज़ तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि जब 5-6 भाई हों और उनमें से एक भाई ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो बाकियों के मुकाबले में, तो बाकी भाई कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले इसको बताएं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ये एक नफसियाती मामला है। तो जब पुलिस आपकी जैसी है, आपको पता है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसी है वो आपको पता है, आपकी सिविल हुकूमत जैसी है वो आपको पता है, पाकिस्तानी फ़ौज ठीक है, जो कुछ भी किया है सामने है उसको, आज हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जब तक कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, अपने कोई ना कोई मिशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो एक 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 रिएक्शन भी है उसका। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि भी बिल्कुल वो बड़ी ज़िम्मा है और वो ऐसा कोई काम नहीं करते, नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो पाकिस्तान में, चाहे वो सोने का भी बन जाए। पाकिस्तान नहीं बनाया है, पाकिस्तान के मरहून मिन्नत होना चाहिए अगर जो भी किसी मुकाम पर पहुंचता है, और उसमें किसी किस्म का घमंड नहीं होना चाहिए। कभी कभी पैदा हो जाता है, जो मैं कहता हूँ बहुत गलत बात है। एक सवाल अवाम की तरफ से उठता है, जब सिविल लोग जो होते हैं और अदारों के लोग होते हैं उनका आपस में टकराव कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फिर अवाम एक ही लफ्ज़ कहती है कि आप हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। क्या कोई अफिसर या कोई नौजवान जब यूनिफॉर्म पहनता है वो खुद को अवाम का मुलाजिम समझता है या नहीं समझता? क्यों नहीं उसके समझता? जहन में क्या तसव्वुरात होते हैं? मतलब क्यों नहीं समझेगा? मतलब ये कि जब मैंने आपको कहा कि आपके भाई हैं
आपके पास से उठकर गए, क्या उनको इतना इदराक नहीं है कि अवाम अपना पेट काट कर फ़ौज को पाल रहे हैं? क्या ये कैसे हो सकता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा ना हो? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर मुल्क गरीब होगा तो इतनी ऐसी फ़ौज आप मेंटेन कैसे करेंगे? ये भी तो इस बात का पूरा इदराक होता है। होता ये है कि एक काली भेड़ जो है वो सबको बदनाम करती है, तो वो काली भेड़ें तो हर जगह हैं और फ़ौज उससे मुस्तस्ना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर नहीं है। अदारों के लोग उनको जो है अदारे बैक करते हैं। जिस तरह कोई भी हादसा हो जाए अदारे बैक करते हैं तो वो मजबूत होते जाते हैं, फिर वो उनकी स्ट्रेंथ बनता जाता है और ये रेगुलर हिस्सा बन जाता है। ये तो इशू है पाकिस्तान हाँ में। नहीं, ये तो है। ये देखें, ये एक स्पिरिट कोर होती है, वो है फ़ौज में, बाकी उनसे नहीं, ज़्यादा है। फौज के अलावा बाकी अदारों में भी है, हाँ ये ब्यूरोक्रेट्स हाँ, हैं। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। असल में तो होना चाहिए हक और इंसाफ के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आपका बंदा गलती करता है तो आप उसकी गलती पकड़ें, आप इंक्वायरी के बाद करें। इनिशियल शुरू का रिएक्शन हमेशा यही होता है कि वो उसके साथ देते हैं, पुलिस भी साथ देती है, डॉक्टर्स भी साथ देते हैं, वकील भी साथ देते हैं, सभी ये करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल आखिरकार जो है ना, वो मामला हक और इंसाफ के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान में अवाम, अदारे और मसाइल हैं। अदारे मजबूत होते जा रहे हैं, अवाम गुर्बत की चक्की में पिसती जा रही है और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इन सब मसाइल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये देखना चाहिए कि कौन से इदारे मजबूत होते जा रहे हैं। क्या जुडिशरी आपकी बहुत मजबूत है? क्या पुलिस आपकी बहुत मजबूत है? क्या सर जिसके नैब, मैं बात कर आता हूँ उसके ऊपर, क्या नैब बहुत मजबूत है? इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है? कोई इदारा भी आपका मजबूत नहीं है। एक इदारा मजबूत है अभी तक, और अल्लाह करे कि ये रहे, अफवाज पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि ये थोड़े से बाकी सारे मामला से जब तक दूर थे तो ये मजबूत थे और मजबूत रहते। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर भी बहुत सारा पॉलिटिकल इंग्रेस हो गई है जो कि रोकनी चाहिए। इधर से वो कहते हैं ना कि जी अदारों को घसीटा जाता है, जो कि एक बात दुरुस्त है, और वो कभी आप बात करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये अदारों को कहता हूँ कि आप घसीटते क्यों हैं? मतलब अगर अगर कोई मुझे घसीटे तो मेरा भी तो इसमें कसूर है ना, कि मैं घिसट क्यों रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जितना ये अदारा, अफवाज पाकिस्तान का अदारा, जितना सियासत से दूर रहेगा और जितना अपने काम पे तवज्जो देगा, उतना ये अवाम की नज़रों में पुरवकार भी होगा, बाइज़्ज़त भी होगा, और प्रोफिशेंट और एफिशिएंट भी रहेगा। और अभी भी मैं कहता हूँ कि जब जब ये काम जिस दिन भी शुरू कर देंगे, चंद सालों के अंदर अंदर ये तमाम इज़्ज़त इनकी बहाल हो जाएगी, जो कि इस वक्त थोड़ी सी अंडर टेंशन है, थोड़े से स्ट्रेस में है। सर आप फौज के, हम बात कर रहे हैं फौज पर, अगर दिगर अदारों पे बात करें, मसलन पुलिस, हमारी पुलिस कमज़ोर है या उसे काम नहीं करने दिया जा रहा? इसकी वजह क्या है? वो काम तो कर सकती है। इसमें देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब लोग चूंकि एक ही रोटी बोटी खाते हैं, मोहल्लों से आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, तो लिहाजा इंडिविजुअली तो एज इंडिविजुअल्स तो कोई भी बाकी से अच्छा नहीं है। ठीक है ना? कोई इदारा जो काम करता है वही काम करता है जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, जिसको काम करने दिया जाता है। तो ये जो आपने खुद ही कहा है कि उनको काम करने दिया नहीं जाता, उसकी वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जब आपके एमएनएज एमपीएज के सुबह शाम ये रट हो कि मेरा थानेदार लगाएं और मेरा पटवारी लगाएं, तो वो पटवारी क्या काम करेगा और वो थानेदार क्या काम करेगा? यही समझा जाता है कि पाकिस्तान में जो कानून है वो गरीब के लिए है और अमीर तो अपना दामन बचा कर निकल जाता है। इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहेगा? अल्लाह ना करे किसी तरह चलता रहे। इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो नॉन परफॉर्मिंग निज़ाम है। देखें, निज़ाम कोई भी जब किसी मुल्क का होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है कि अवाम की फलाह व बहबूद। वो निज़ाम जो अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो ना दे, और अभी मैं इस पर एक आध जुमले और भी बोलूँगा, वो आप समझिए वो निज़ाम नहीं है। वो निज़ाम अवाम के लिए नहीं है, वो निज़ाम मुल्क के लिए नहीं है। जिनकी वो फलाह बहबूद कर रहा है वो निज़ाम सिर्फ उनके लिए। देखें, बात यह है कि इस वक्त सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नून की हुकूमत है, केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। सब ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं। कभी आपने सुना है कि उन्होंने ये बात की हो कि जी हमने इतने गांव को पीने का मीठा पानी फराहम कर दिया, हमने इतने शहरों में निकासी आब का इंतज़ाम कर दिया, हमने कूड़ा क्रिकेट उठा के शहर को साफ़ सुथरा कर दिया, हमने वहाँ पर प्राइमरी तालीम का इंतज़ाम कर दिया, बेहतरीन स्कूल प्राइमरी स्कूल हो गए, प्राइमरी हेल्थ का इंतज़ाम कर दिया? ये सब चीज़ें नहीं हो सकती
जब तक के दो काम ना हो। नंबर एक, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाए और उनको इख्तियारात दिए जाएं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि टैक्स भी वो जमा करें, लोकल गवर्नमेंट जमा करे और अपना हिस्सा रखने के बाद ऊपर भेजे, बजाय इसके कि पहले सारा सेंट्रल किया जाए, फिर फ़कीरों की तरह बांटते फिरें कि ये तुम्हारा, ऐसे नहीं। वो जब जमा करेंगे तो उनको पता होगा कि हमारे हमारे इलाके में कौन दुकानदार ज़्यादा कमाता है, कौन अमीर आदमी है, कौन गरीब, वो प्रॉपर तरीके से टैक्स लेंगे। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अदारों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप ख़त्म कर दें। आपके डीसी और कमिश्नर बेहतरीन सिलेक्टेड लोग हैं, आपके पुलिस वाले जो ऑफिसर्स हैं बेहतरीन हैं, वो बाकी लोगों को ठीक कर लेंगे, आपके तमाम अदारे ठीक हो जाएंगे। आप सिर्फ ये दो काम कर लें जिनका मैंने जिक्र किया। 18वीं तरमीम के ज़रिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबों को इख्तियारात दिए हैं, उन्हें मजबूत किया है। और जो बात आप कह रहे हैं कि फंडिंग जो उनके टैक्स कलेक्शन है वो लोकल गवर्नमेंट जमा करे सूबे और फिर ऊपर भेजें, ये तो 18वीं तरमीम में हुआ है। क्या हाँ इससे जी, इससे भी मुल्क बेहतर नहीं हुआ? 2010 में ये अमेंडमेंट हुई हाँ थी। जी, सही कह रहे हैं आप। इसलिए ये नहीं हुआ कि इसमें वो कंप्लीट नहीं हुई, एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। आप यूँ समझें कि टैंकी का पानी पाइप में तो डाल दिया, आगे नलके तक नहीं जाने दिया। कोई भी मुल्क उस तक मुकम्मल नहीं काम कर सकता, कोई भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग ना हो और लोकल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। तो लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं, तो वो हो ये रहा है कि पैसा जमा हो रहा है जाके सूबों के पास, और वो अपनी मर्जी से, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको जैसे वफाक से पावर्स गई हैं सूबों के पास, ऐसे सूबों से पावर्स जानी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स के पास। बल्कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स इफेक्टिव हों तो मेरा तो ख्याल है सूबों की ज़रूरत ही नहीं है। सूबे छोटे छोटे सूबे, बस वो लोकल जो कमिश्नरियाँ थी पुराने, वो आप सूबे बनाएं, वहाँ पर तहसील लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं और एक फेडरल गवर्नमेंट बनाएं, और बेहतरीन ये मुल्क चल सकता है। क्योंकि जितने लोग, जितने अंदर टीयर्स होंगे, जितने होंगे कि जी पहले फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फिर तहसील गवर्नमेंट है, उतना खर्चा भी ज़्यादा होगा और उतना जो है ना वो मामलात नीचे तक जाएंगे भी नहीं। नीचे से शुरू करें। शायद दरमियान वाला एक टीयर हटाया जा सकता है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट और तहसील गवर्नमेंट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इसमें सबसे बेसिक सवाल जो एजुकेशन है, हमारे 70% जो नौजवान बच्चे या बच्चियाँ हैं वो मैट्रिक के बाद स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। इस गैप को कैसे पूरा करेंगे हम? हाँ जी, इसके लिए तो एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, एजुकेशन एमरजेंसी। ये मसाइल हमारे बेसिक और हैं। अगर आपने, क्योंकि फ़ौज बड़ी है हमारी और हम इतनी बड़ी फ़ौज रखने, इस गुर्बत में रख नहीं सकते, तो इसको बेस्ट तरीका ये है कि इस फ़ौज को किसी काम पे लगा दें। और अगर कोई काम 2-3 ऐसे हैं जो कि फ़ौज को दे देने चाहिए, उनसे करवाने चाहिए, और फ़ौज को चाहिए कि नेशन की सर्विस समझते वो करे। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी और कोई चीज़ अगर आप चाहें, वो आप दें, उनके ज़िम्मे लगाएं, कुछ वो खुद करें, कुछ करवाएं। और आप देखेंगे कि अगर ये का मिसाल के तौर पे अगर आज फ़ौज को ये कहा जाए कि आप पूरे मुल्क में पीने का साफ़ पानी अगले 1 साल में दे दें और उनको अथॉरिटी दे दें, तो मुझे यकीन है कि फ़ौज पूरे मुल्क को 1 साल के अंदर पीने का पानी दे देगी। और फ़ौज को इस किस्म के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि ये मिनिस्टर मेरा होगा और ये फ़लाना होगा और आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए। वो बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, वो कर लेंगे। सर, जब हम फौज को इस तरफ लगाएंगे तो इसका बजट एक दफ़ा फिर बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी बजट में अगर वो काम ये कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो सिर्फ ये हो सकता है कि जो आप पहले भी तो बजट दे ही रहे होंगे ना, आप प्राइमरी एजुकेशन पर पैसे लगा ही रहे होंगे ना। सिर्फ ये है कि फ़ौज उसको मॉनिटर करे कि वो पैसे सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे। वो और पानी का तो ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। पानी और सफाई की तो फ़ौज को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि ये आप काम करें और इसी तनख्वाह में करें। और मेरा ख्याल है कि, और वरना देखें, वरना आप इतनी बड़ी फ़ौज को संभालेंगे कैसे? पाकिस्तान की सियासी जमातों पर आते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, 3 बड़ी जमातें। कौन सी पार्टी को आप समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतर है और मुस्तकबिल में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती है, जो एक दूसरे को कहते हैं ना कि चोर फलाने डाकू, तो हर जगह चोर मौजूद हैं, पीटीआई समेत। और हर जगह अच्छे लोग मौजूद हैं, तमाम पार्टियों समेत, क्योंकि मैंने पार्टियां देखी हैं करीब से।
लेकिन इसमें दो बातें ख़ासकर बहुत अहम हैं। एक तो ये कि जब से सियासत में मौरूसियत आ गई है, ख़ानदानी एक कंट्रोल आ गया है, ये भी गलत है। और जब किसी एक शख्स का होल्ड आ जाए और लोग उसकी परस्तिश करने लग जाएं कि ये जो कहे दिन है, रात कहे रात है, जिसको आप कल्ट कहते हैं, ये भी गलत है। जब आप मौरूसियत को ख़त्म करेंगे सियासत से, कल्टिज़म को ख़त्म करेंगे सियासत से, और जो लोग हैं जो वो अपनी बात उनकी पहुंचेगी, उनकी राय के मुताबिक लोग सिलेक्ट होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल हमारी सियासत में या तो मौरूसियत है या कल्ट है, ये दोनों जब हाँ, कुछ जमातें हैं जैसे जमात इस्लामी है जो कि अपने इंतखाबात भी करवाती रहती हैं, और लेकिन बाकी तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को छोड़कर आप किसी जमात का नाम नहीं ले सकते कि जिसमें मौरूसियत ना हो या कल्ट ना हो। अभी पीटीआई में मौरूसियत नहीं है, अल्लाह करे ना रहे, लेकिन वहाँ कल्टिज़म है कि मशावरत के बजाय बाज़ औक़ात फ़ैसले जो है ना वो कोई चंद लोग कर लेते हैं या कोई एक शख्स कर लेता है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो मुल्क के लिए काम करने का कोई कतई इम्कान नहीं है जब तक ये इन ख़ानदानों से छुटकारा हासिल नहीं करते। और वो मेरा ख्याल बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, उनके हवाले करना चाहिए और आगे चलें। ये कोई लिखा तो नहीं हुआ कि ये कोई स्टाम्प पर तो नहीं लिखवा के लाए हुए कि ये पार्टी हमारी है, ये किसकी है। मेरा ख्याल हर पार्टी में ये सोच मौजूद है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि इसको किस तरीके से इससे छुटकारा हासिल किया जाए। तो एक आध बड़ी पार्टी ऐसी आनी चाहिए जमात इस्लामी के अलावा भी, जो कि अपने अंदर जमहूरियत लेकर आए, जिसमें लोग मुशावरत से काम करें और कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वहाँ पर आगे लाए जाएं, और ये ना देखा जाए कि अभी आप देखें ना कि जिसका दाव लगता है वो अपने पूरे ख़ानदान को ले आता है, एमएनए बना लेता है, एमपीए बना लेता है, सेनेटर बना लेता है, अपने उनके ख़ानदान की औरतें, उनके ख़ानदान के बच्चे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये मतलब ये ऐसे पार्टियाँ चलती हैं? तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है कि वो कोई अच्छा काम कर सकें इस मुल्क के लिए, जब तक कि ये जो मैंने कुछ बातें की हैं इसके ऊपर अमल नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आप मौरूसियत की तारीफ़ क्या करते हैं? अगर मौरूसियत नहीं होगी तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। देखिए, डिक्टेटरशिप को उसके लिए डिक्टेटरशिप के बजाय मैंने कल्टिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कल्ट का भी यही मतलब होता है कि कोई एक बंदा उसको ये समझा जाए सर, कि ये वो है। आप मुझे ये बताएं ना, मिसाल के तौर पे, चले आपने चूँकि ये सवाल किया है, मिसाल के तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को एक साइड पे कर दिया जाए, इनको अपना बड़ा मान लिया जाए पार्टी में, और पार्टी का नज़्म व नस्क किसी और के हवाले कर दिया जाए, और जो सेकंड टियर इस वक्त मौजूद है, आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या पार्टी में डिक्टेटरशिप आ जाएगी? नहीं। फिर सर, ये आप क्यों कह रहे हैं कि अगर मौरूसियत नहीं होगी तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी? ये मुझे नहीं पता कि आपके ज़हन में ये कैसे ये ख्याल आया। जब मौरूसियत ख़त्म होगी तो मौरूसियत डिक्टेटरशिप ही है। और मौरूसियत क्या है? लफ्ज़ चेंज हो गया ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि भी जो मेरा पुत्र कहेगा वो काम होगा, जो मेरा भाई कहेगा वो काम होगा, जो मेरी बेटी कहेगी या तो जो मैं और खुद कहूँगा डिक्टेटरशिप वही क्या है? होगा। तो इससे तो छुटकारा हासिल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। मतलब ये मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ बड़ा, मैं अभी तो पॉलिटिक्स में मैंने उस तरीके से कदम भी नहीं रखा, और मेरी उम्र तकरीबन ख़त्म हो गई है। कोई और आप जैसे नौजवान जो इसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने जो कुछ देखा है उसमें मुझे पक्का यकीन है कि ये वाले ख़ानदान जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पीले तस्मा पा की तरह चिमड़े, जोंकों की तरह हमें चिमड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान को कभी आगे नहीं लेके जा सकते। मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, उनकी हुकूमत क्यों नहीं पूरी हो सकी 3 दफ़ा? देखें, बात यह है कि किसकी हुकूमत पूरी हुई है अभी तक? तो सिर्फ आप उनका नाम सर, क्यों उन ले रहे हैं? मसाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, सिर्फ उनका नाम क्यों ले रहे हैं? तो बात यह है कि किसी की भी हुकूमत पूरी नहीं हो सकी है, सिवाय एक दो हुकूमतों के अभी कुछ पूरी हो रही हैं मारतर के तरीके के साथ। तो यही तो बात है ना। बात यह है कि आपको अपना पूरा ये तो नॉन परफॉर्मिंग सिस्टम, मैंने पहले ही कह दिया ना। तो इस सिस्टम के अंदर कोई और मज़ीद ख़राबियाँ निकालने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, फ़ायदा ही नहीं है। ये सिस्टम नॉन परफॉर्मिंग है और ये आगे इस तरीके से नहीं चल सकता। ये सिंपल सी बात है। और अगर मैं इसमें सिर्फ इतना कह दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, जिसका काम उसको साझे करें,
और पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत की स्पिरिट है वो लेकर आए, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेकर आए, तो ये मुल्क चल पड़ेगा। 1973 में पाकिस्तान का आइन बना, क्या वो आइन मुकम्मल है? उसी से मुल्क चलाया जा सकता है? देखें, आइन जो होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने एका किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है कि हम अपने मुल्क को ऐसे चलाएंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई रद्द-बदल करना हो तो आइन के अंदर ही तरीक़ाकार दिया होता है कि इसको इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है। बग़ैर आइन के तो आप फिर किस चीज़ पर चलेंगे? कोई या तो बादशाह आ जाए जो कहे कि जी जो मैं कहूँगा, जैसे पहले होता है, अभी भी ऐसे ही है तकरीबन। आइन तो एक तरफ रखा हुआ है ना, कौन सी चीज़ आइन के मुताबिक हो रही है। तो बात यह है कि आइन को मेरे ख़्याल में मुकम्मल तौर पे इस आइन को मौका ही नहीं दिया गया कि इसके मुताबिक जो है ना मुल्क को चलाया जाए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 5-10 साल अगर आप इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, और आइन कोई वो ऐसी हदीस नहीं है कि जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आपको नज़र आती है कि आइन उसका जवाब नहीं दे रहा, या आइन में उसका या उलट वो आइन में जो लिखा हुआ दुरुस्त नहीं है, उसको आप ठीक कर लें। लेकिन इसके लिए ये है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि सियासी पार्टियां सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने तौर पे अपने आप को ठीक करें, अच्छी सियासत का दाग बेल डालें, और तमाम जितने इदारे हैं वो अपने अपने दायरे में काम करें, अपना अपना काम करें, तो मुल्क ऐसे रॉकेट की तरह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान की सियासत पर आते हैं। 2018 में इक़्तिदार में आए और 2022 को इक़्तिदार से निकाल दिया गया, क्या ये अमरीकी साजिश थी? देखिए, बात यह है कि अमरीकी साजिश का टोटल इल्ज़ाम दे देना, या ये कहना कि ये हमारे, जैसे हम कहते रहते हैं कि ये फलाना रॉ करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है। देखिए, जो जो बड़े मुल्कों के इंटरेस्ट हैं और जो दुश्मन हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, वो तो जब भी उनको मौका मिलेगा चोट लगाएंगे। देखना आपने ये है कि वो रास्ता किसने फराहम किया है, वो मौका दिया किसने है। तो मैं नहीं समझता कि टोटली किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ, और आज भी मैं कहता हूँ कि इस बात की तहकीक ज़रूर करनी चाहिए कि ये सारा मामला हुआ कैसे था। और एक बात, और बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने आ रही हैं। ये तो हिस्ट्री जो है उससे आप चीज़ छुपा नहीं सकते, वो पता चल जाता है। हिस्ट्री एट द टाइम लिखी जाती है या कुछ टाइम के बाद लिखी जाती है? हिस्ट्री का तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हिस्ट्री शुरू में तो जो जीता हुआ होता है उसकी वो लिखता है, फिर ऐसा ऐसा जब उसका होल्ड कमज़ोर होता है, फिर असल हिस्ट्री सामने आने लगती है, और असल हिस्ट्री को सामने आते आते बाद औक़ात बहुत टाइम लग जाता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों मदाखलत करता है? उसके कौन से मफादात जुड़े हुए हैं इस पाकिस्तान में? देखिए, जितना कोई बड़ा मुल्क होगा दुनिया में, उतने उसके मफादात वसी होंगे और बहुत जगह पर फैले हुए होंगे। अब ये तो आपको पता है ना कि अमेरिका की चाइना के साथ लड़ाई है, आपको आइडिया है। आपको ये भी पता है कि अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से लड़ाई करके निकला है। आपको ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान में चाइना का अमल दखल है, सेंट्रल एशिया में चाइना और रूस का अमल दखल है, ईरान में चाइना और रूस का अमल दखल है। तो भारत अमेरिका का दोस्त है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें ना कि अमेरिका का इंटरेस्ट इधर क्या है। अमेरिका का इंटरेस्ट इधर ये है कि मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, चाइना जो है वो इंडियन ओशन की तरफ ना आ सके थ्रू ग्वादर, थ्रू सी पैक, और थ्रू चाबहार जो कि ईरान का मामला है। उनका ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई रहे, ताकि ये किसी तरीके से आपस में अगर मिल गए, जुड़ गए, तो सेंट्रल एशिया में रास्ता खुल जाएगा, सी पैक चल पड़ेगा, ग्वादर डेवलप हो जाएगा, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक बन जाएगा, जो कि बाकियों के लिए एक मिसाइल खड़ा कर देगा। तो वो ना आपके अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ठीक होने देगा, ना ईरान से आपके ताल्लुकात ठीक होने देगा, सी पैक में रखने डालेगा, चाइना से आपको दूर करेगा, आपको धक्का दे के हिंदुस्तान के नज़दीक लेकर जाने की कोशिश करेगा। अब ये जो मैंने बातें कही हैं, उसके बाद जो कुछ अभी हो रहा है, वो आप देख लें और सोच लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं या किसी और के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना की ये जो जंग है, सुपर पावर बनने की जंग है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर की ताकत खो रहा है और चाइना अपनी ताकत बना रहा है जी। ये दोनों जंगें, अमेरिका और चाइना की सर जंग, इसमें पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज
क्यों मुलवस होते हैं या क्यों उनको निशाना बनाया जाता है? जी, उसमें उसमें होता ही है ना, बाज़ औक़ात जो कमज़ोर मुल्क होते हैं उनको चॉइस नहीं दी जाती। उनको बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कहे जाते हैं कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। मतलब वो ये नहीं कहते कि कोई तीसरा ऑप्शन नहीं आपको देते, वो कहते हैं कि आप बस ये बताओ कि तुम मेरे मार दो या साथ हो। मर जाओ। हाँ, हाँ। तो लेकिन इसी के अंदर डिप्लोमेसी और क्या होती है, इसी मुश्किल हालात में आपने अपना रास्ता निकालना होता है। और डिप्लोमेट्स यही कहते हैं कि आपको बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। जब बैलेंस रखना मुश्किल हो जाए, जैसे कि आजकल मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किल हो गया है, तो फिर आपको अपने इंटरेस्ट में फ़ैसला करना होता है। बेस्ट फ़ैसला तो ये होता है कि आप किसी की साइड भी ना लें या दोनों से फ़ायदा उठाएँ। लेकिन सारे सारे लोग इतने पागल तो नहीं है ना कि आप उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो फिर कुछ असूल होते हैं जिनकी बुनियाद पर आप फ़ैसला करते हैं कि हमें किनके साथ खड़े होना है। आपको ये देखना चाहिए कि अपनी तारीख़ देखनी चाहिए, जो आपके ताल्लुकात हैं, कि तारीख़ी तौर पे कौन से मुल्क जो हैं हमारे साथ खड़े रहे हैं जब ऊंच-नीच के ज़माने में, और कौन से मुल्क हैं जो हमें धुले हुए कपड़े की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। कौन से मुल्क हैं जो हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ उनके राबत गहरे हैं, और कौन से मुल्क हैं जिनके हमारे दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। कौन से मुल्क हैं जो कि हमारे इर्द-गिर्द के ममालिक में उनका असर रसूख है, और कौन से मुल्क हैं उनका असर रसूख वो चाहते हैं कि हमारा भी ना हो और किसी और का भी ना हो। तो कोई फ़ैसले करने बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर ऐसी बातें भी होती हैं कि आईएमएफ के ऊपर किसका होल्ड है, एफएटीएफ के ऊपर किसका होल्ड है, हमारे जो लोग बाहर गए हुए हैं वो कौन से मुल्कों में हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल, हम इस बैठक में ये फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। लेकिन ये हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं बड़े वेल क्वालिफ़ाइड हैं, और वो ये फ़ैसले कर सकते हैं, बशर्ते कि फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन ऑफ़िस को बनाने दें और उनकी बात मानें और उनकी बात सुनें। और ये जो आपके कानों में चीज़ें डाली जाती हैं, इसके हिसाब से मत मुल्क को तबाह बर्बाद ना करें। मेरे ख़्याल में ज़रूर हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जैसे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि होने चाहिए, और गवर्नमेंट का भी ये इंडिया है। लेकिन अपनी प्रायोरिटी तो सीधी रखो। सबसे पहले जो आपके हमसाया मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ तो आप अपने ताल्लुकात ठीक करें, हिंदुस्तान के साथ भी कर लेना। लेकिन उल्टी मंतिक ना चलाएं ना, कि जिनके साथ दोस्ती आपके हक में है, आपके इंटरेस्ट में है, उनके साथ लड़ाइयाँ हैं, और जो आपका अज़ली दुश्मन है और जिसके साथ बड़ी पावर भी एक उनको उनको हमायत कर रही है, उसके साथ आप दोस्ती करना चाह रहे हैं। तजारत करना का ये खैर मतलब नहीं होता कि दोस्ती है। आखिर चीन और हिंदुस्तान भी कर रहे हैं, और चीन और अमेरिका भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें टेबल पे रख के गौर व फिक्र करके तब आपको अपनी पॉलिसी मुरतब करनी होती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बाईपास किया जाता है या हाईजैक किया जाता है? पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं, तो ना हाईजैक किया जाता है ना बाईपास किया जाता है। हम तो अपनी, मैं मतलब ये मेरी राय है, मेरा परसेप्शन है, गलत हो सकता है। इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी हूबहू डिक्टेशन पे चल रही है, और लोगों के कहने पे चल रही है। चाहे कुछ उनमें हमारे दोस्त भी हैं, कुछ हमारे इतने दोस्त नहीं भी हैं। तो ये जो आपके रोज़ आपसे वादा करते हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर ले आएंगे, और वो डॉलर आ नहीं रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ज़रूर आपसे कुछ कह रहे हैं ना, वो सिर्फ डॉलरों का मामला नहीं है। वो डिमांड तो कर रहे हैं कुछ। ये ज़रा सोचने समझने की बातें हैं। मैं ज़्यादा इस पे वो नहीं करूँगा। हमारी जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसमें कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, वो ये तमाम बातें समझते हैं। वहाँ पर ये बहस होनी चाहिए, और उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि चलें। अरब ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दीगर ममालिक और ताकतवर मुल्कों के साथ खड़े हैं? देखिए, तमाम मुल्क जो है अपने साथ खड़े हैं, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान क्यों तना खड़ा है? बस ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि हमारे दिल में दुनियावी खौफ इतने ज़्यादा बैठ गए हैं, इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने अवाम के मफाद और अपने अवाम के जज्बात के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं और इसको आगे लेकर जाएं, और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें। साफ ज़ाहिर है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सबको झंडी दिखा दें। अच्छे तरीके से सबके साथ रहने की कोशिश करें, लेकिन अपने मफाद को प्रायोरिटी में रखें, प्रायोरिटी 1 रखें, और बाकी लोगों को किसी न किसी तरीके से सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई जैसे भी होता है करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग आपको डिक्टेट कर रहे हो कि उसके साथ लड़ाई लड़ लो, उसके साथ दोस्ती कर लो, इसके साथ तुम पाइपलाइन नहीं बना सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ऐसी डिक्टेशन लेते रहेंगे तो ये कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। वापस इमरान खान पर आते हैं। इमरान खान पाकिस्तानी एक बड़े लीडर हैं पाकिस्तान में, लोग उनको फॉलो करते हैं और पॉपुलर भी हैं।
9 मई का सान्या हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं? मैंने देखे इस पर तो मेरे बड़े वाज़े वो ख़यालात हैं। वो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये तो हक़ पीटीआई का था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अपने जज़्बात का इज़हार करते। लेकिन ये हक़ उनका बिल्कुल नहीं था कि वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या जो मिलिट्री निशानात हैं, उनकी तरफ वो जाते या उनके नज़दीक भी जाते। वो जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की मलकियत हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज की सिर्फ मलकियत नहीं है, उनकी तरफ जाना नहीं चाहिए था। लेकिन साथ ही मैं आपको ऐड कर दूं कि मेरा ये समझना है कि वो जो तोड़ फोड़ हुई है, जो जलाओ घिराव हुआ है, जो जान के वहाँ पर एक किया गया है पूरा एक मामला, उसमें ज़रूरी नहीं कि पीटीआई के लोग शामिल हों, और लोगों का उसमें हाथ हो सकता है। इसलिए पीटीआई की इस डिमांड की मैं भरपूर हमायत करता हूँ कि जो वाक़यात पेश आए, जो असल में कानून की खिलाफ वर्जियाँ थीं, उनकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके मुताबिक जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। और उसमें पीटीआई के लोग भी हैं तो उनको भी सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन ये जो लटका के रखनी है बात, ये मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, हाई कोर्ट्स को, जिसकी वजह से भी लटकी हुई हैं, इसको ख़त्म करें। एक बात मैं ज़रूर कह दूँ कि जब एक फ़रीक और दूसरे फ़रीक के दरमियान झगड़ा हो तो फ़ैसला तीसरा फ़रीक करता है, उन दोनों में से कोई नहीं कर सकता। तो ये फ़ैसला ना पीटीआई खुद कर सकती है कि हम हक़ पर हैं या हम हक़ पर नहीं हैं, ना ही दूसरी साइड कोई कर सकती है कि वो हक़ पर हैं या हक़ पर नहीं है। ये तीसरी साइड को फ़ैसला करना पड़ेगा कि किसने क्या गलती की है और क्या नहीं करनी चाहिए थी। और मेरा ख़्याल ये है कि ये ब्लंडर था पीटीआई का कि ये मिलिट्री तनसीबात की तरफ गए हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दूसरी साइड को ये चाहिए, जिनके पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, कि वो अदालतों के हवाले कर दें, जुडिशल इंक्वायरी के हवाले कर दें और हायर जुडिशरी के हवाले कर दें कि वो फ़ैसला करें। और वो अगर जिसको सज़ाएँ दें, अगर वो पीटीआई को डिसबैन भी करती है सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पर कि उन्होंने ये काम किया, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। सर, ये जो 9 मई का सान्या हुआ, ये इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में हुआ या आर्मी चीफ की तकर्रुरी पे ये सान्या हुआ? क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बने। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान चाहते थे कि वो बने। ये तो मतलब देखें, जो बातें मीडिया में उड़ी होती हैं वो तो उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, या अगर होती है तो वो कमज़ोर बुनियाद होती है। ये कहना कि वो ये चाहते थे कि वो बने और ये चाहते थे कि ये ना बने, ये मतलब हो सकता है तो कभी इसका इजहार तो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ऐसे नहीं है। ये जो स्टैंड ऑफ है बेसिकली ये 9 मई से पहले चल रहा था। और ये जब जनरल बाजवा और पीटीआई यानी कि इमरान खान की हुकूमत, जब ये इकट्ठे नहीं चल सके, पहले इकट्ठे चलते रहे, जब ये इकट्ठे नहीं चल सके उसके बाद ये सारे मसले पैदा हुए। और वो इकट्ठे ना चलने की सिर्फ ये वजूहत नहीं है जो आप बता रहे हैं, उसमें और वजूहत भी हो सकती हैं। ये जो केसेस 9 मई में केसेस हुए, लोग गिरफ्तार हुए और कहा जाता है कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर इनके ट्रायल होने चाहिए। क्या आप इसके हक़ में मिलिट्री कोर्ट में जाकर इनके ट्रायल होने चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं हूँ इसके हक़ में। यही तो मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 2 फ़रीक हों तो फिर फ़रीक जो फ़ैसला करता है वो तीसरा होता है। सर, एक मसला हो गया है, अब मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में हैं या आम अदालतों में इनके ट्रायल चलने चाहिए, वहाँ पर अदालतें फ़ैसले करें कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या असल में। पूछना चाह रहे हैं? मैं तो कि कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में मैं नहीं हूँ। सही। जनरल बाजवा ने कहा 2000 रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले रावलपिंडी में एक कॉन्फ्रेंस करते हुए कि फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि 2020 से ये फैसला है कि हम फ़ौज से अलग हो गए हैं। किसने कहा ये? जनरल बाजवा ने एक तकरीर करते हुए कहा था। क्या वाकई क्या मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट इस 2000 पर तो तबसरा करना भी मतलब मुनासिब नहीं है। सर, क्या ये दीवार पे लिखा हुआ नहीं है कि उस फैसले के बाद क्या हुआ? सर आप क्यों पूछते हैं मुझसे? ऐसा भी तो हो सकता है बिल्कुल कि नहीं हो फ़ौज सकता। न्यूट्रल हुई हो और सियासत अपोजिशन मजबूत आपको हो गई न्यूट्रल हो। नज़र आ रही है फौज? या कोई 5 बंदे गली में खड़े होकर कह दें कि जी फौज न्यूट्रल है? न्यूट्रल नहीं है। मेरा तो ख्याल नहीं है। सही। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के कोई मामलात बेहतर हो सकते हैं? होने ज़रूरी हैं, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, और हो सकते हैं। क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है भाई। होना ये चाहिए कि जो
अवाम की राय है उसका एहतराम किया जाए। इमरान खान का ये दावा है कि जो मेजॉरिटी है अवाम की वो उसके साथ है। हुकूमत का ये दावा है कि ऐसा नहीं है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब दो दावे अलग अलग हों तो फैसला तीसरी ताकत करती है ना, तीसरी ताकत जुडिशरी है। तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा कि मुल्क को इस मखमसे से निकालें भई। आपने जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं उनको जल्दी उनको कहीं फैसले करें, कर जाएं ये फॉर्म 45 47 वो देख कर फैसले करें कि भी कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, ताकि ये मसला हल हो। या हम तो इस चक्की में फंस के रह गए, सर्कल में फंस के रह गए। तो दावा या जवाब दावा इसका हल नहीं है, इसका हल है फैसला, इसका हल है और फैसला भी मतलब ये कि उस पर इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। और ये हमारी बड़ी अदालतें मेरा ख्याल है कि इंसाफ के फैसले करने के अहल हैं, लेकिन वो पता नहीं इसमें इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और इस्टेब्लिशमेंट के चश्मो चराग भी समझे जाते हैं। वो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? इस मुल्क को इस दलदल में से कोई भी अकेला नहीं निकाल सकता। इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई अहद करना पड़ेगा, अवाम को साथ मिला के अवाम की काविश को शामिल करना पड़ेगा, और तमाम जो आपके अदारे हैं उनको साथ मिलाकर ये काम करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है। और साफ ज़ाहिर है कि अपने अपने काम की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप अदारों को साथ मिलाकर वो काम उनसे करवाएं जो कि उनका नहीं है। सब अपने अपने काम करें, लेकिन इस दलदल से निकालने की अगर एक कोई कुलिया है तो वो ये है कि सियासी पार्टियाँ किसी और का कंधा इस्तेमाल करने के बजाय अवाम की राय का एहतराम करें और जिसको अवाम मैंडेट दे उसके हवाले हुकूमत कर दें। ये इसका हल है। पीडीएम की 13 जमातों की जब हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए इमरान खान को कहा था कि आओ हाथ मिलाओ और मिसा-के माशियत करते हैं, लेकिन इमरान खान ने वो हाथ नहीं मिलाया, मिसा-के माशियत नहीं हो सका। देखिए, जो मिसाक मईशत की जो आप बात कर रहे हैं उसके पहले खदो खाल तो बताया जाए ना कि वो क्या क्या मिसाक क्या करना चाहते हैं मईशत में। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा ये इम्प्रेशन हो, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई ये सही कह रही है, लेकिन अगर मेरा ये इम्प्रेशन हो कि आप जो है ना मेरी कुर्सी पे बैठ गए हैं ज़बरदस्ती, और फिर साथ आप कहेंगे बैठने के बाद आप कहें कि आएँ जी मईशत के बारे में बात करते हैं, तो वो करता है या नहीं करता, अब उसको क्या बंदा कह सकता है। उसका अपनी एक राय है और उस राय में वज़न है कि आप पहले ये पता लगाएं कि ये हुकूमत हक़ किसका बनता है। तो वो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, और आप जो इंतखाबात हुए हैं उन पर जितने ट्रिब्यूनल्स बने हैं इंसाफ के साथ उनके फैसले सामने लेकर आएँ, उसके बाद ये हुकूमत चलेगी, उससे पहले नहीं चल सकती, या जो भी हुकूमत आएगी। इमरान खान को साइफर केस में भी सज़ा हुई है, तोशा खाना में भी, अभी इद्दत केस भी है जो बुशरा बीबी पे चल रहा है। क्या इमरान खान की ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है और इमरान खान बाहर आ सकते हैं? देखें, बात यह है कि जिस तरीके से सज़ाएँ हुई हैं, जिस उजलत में सज़ाएँ हुई हैं, जिस तरीके से अंडर प्रेशर, वो खुद कहा है जजेस ने यार कि जो छोटी उनके थे कि हम अंडर प्रेशर, हमने बाज़-औक़ात हमें प्रेशर में लाया जाता है, बल्कि आपके सुपीरियर जजेस कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। तो ये तो मेरा मेरा अपना, मैं तो कोई ज़्यादा कानून को जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि ना साइफर केस में जान है और ना इद्दत वाले केस में जान है। सर साइफर था, इसमें तो कोई भी नहीं कहता कि नहीं था। अगर साइफर नहीं था तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था और साइफर पढ़ने के बाद उन्होंने एक डिमार्श दिया था एक मुल्क को कि जी ये आपने हमारे मदाखलत की है हमारे अंदरूनी मामलात में, तो वो फिर क्या था? यकीनन साइफर था। सर और तो साइफर फिर के कंटेंट्स भी सबको पता है, वो कोई छुपे हुए नहीं है। खान साहब को जो सज़ा हुई है 10 साल, ये गैर कानूनी तो नहीं है फिर? मैं नहीं कहूँगा, ये मैं अदालतों ही पर छोड़ता हूँ, अदालतें ये फैसला करें। मैं तो अपना एक इम्प्रेशन दे रहा हूँ। आपने पूछा साइफर था, मैं कह रहा हूँ साइफर था। आपने कहा कि क्या उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, तो मैं कह रहा हूँ कि अपीलों में गए हुए हैं, अपील में मुअत्तल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक साइफर वाले केस में भी कोई दम नहीं है, और इद्दत वाले केस में तो बिल्कुल ही कोई हवा नहीं है। पाकिस्तान की थोड़ी तारीख पे आते हैं। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म की मौत हो जाती है। कहा जाता है जी कायद-ए-आज़म को एक साजिश के तहत कोयटा में भेजा गया था।
क्या ये दुरुस्त है? मैं कुछ नहीं कह कमेंट्स सकता। करेंगे? नहीं, कोई कमेंट शॉर्ट नहीं, कमेंट इसलिए करना चाहें कोई तो? कोई शॉर्ट कमेंट नहीं है। इसलिए कि ये वाहिद बात के कायदे आज़म की जो बीमारी थी उसको पाकिस्तान के दुश्मनों से छुपाना ज़रूरी था। उसके लिए ज़रूरी था कि उनको किसी तरीके से दूर रखा जाता ताकि पता ना चल सके लोगों को। तो ऐसी कोई बात हो सकती है। बाकी ये है कि क्या वजह हो सकती है कि उनको मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग थ्योरियाँ बनाते हैं, गाड़ी उनकी ख़राब हुई, क्यों ख़राब हुई, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। बहुत सारे मामलात मुल्कों के ऐसे होते हैं कि उसमें गलती भी हो सकती है, वो जान के भी हो सकते हैं, वो कुदरती हादसात भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा अपनी राय नहीं दे सकता। एमएल वली खान ने कल पार्लियामेंट में तकरीर की है और ये कहा है गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार। उनकी तकरीर आपने सुनी तो होगी, उस पर कोई कमेंट्स नहीं, सुनी करेंगे? नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने किसको इब्ने गद्दार खुद को कहा कहा है कि वली है। खान को इन्ने गद्दार कहा था, इब्ने गद्दार आ गए। बस वो तो आपको पता है कि ये जो होते हैं ना पॉलिटिकल बयानात, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वक्तन फ़क्तन जो हुकूमत वक्त होती है, वो जो बाहर के लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट देती रहती है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो एमल वली ख़ान का ख़ानदान है वो एक बड़ा मोतबर ख़ानदान है, बहुत काबिल इज़्ज़त ख़ानदान है। और वो उनकी जो सियासी सोच है उससे मुझे इख्तलाफ है। वो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खुदा न खास्ता कोई भी हमारी सियासत में हिस्सा लेने वाला, चाहे वो बलूचिस्तान से हो या केपीके से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, जब तक गद्दारी साबित ना हो जाए किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सर, कश्मीर के हालात पर आते हैं। 11 मई को अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। उसमें एक हंगामा होता है, एक एसी साहब के साथ सान्या होता है, फिर वो एहतजाज जो है इंतशार की सूरत इख्तियार कर जाता है। इस पर आप इस देखिए, सान्या को इसको एक कैसे तो मैं देखते ये हैं? कहूँगा कि मिस हैंडल हुआ इस लिहाज से कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि पब्लिक मूड को किस तरीके से टैकल किया जाता है, जब पब्लिक से बात होती है तो कैसे की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक चीज़ की निशानदेही करूँ तो एक ये बड़ी वाज़ेह है कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं है कि क्या। इसी तरीके से ये जब पुलिस है या लॉ एंड ऑर्डर की बाकी एजेंसीज़ हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि जब अवाम बिखरे हुए अवाम से उनका आपका सामना होता है तो आपको एक दफ़ा किस तरीके से पेश आना चाहिए। और असल में जो इसका मुहर्रिक बना है और सारी चीज़ें, वो मेरा ख़्याल है कि ये जो कमर तोड़ देने वाली महंगाई है पाकिस्तान में, खाने पीने की चीज़ों की और एनर्जी की, बिजली गैस वगैरह, इसने मेरा ख़्याल है कि जितना वो कहते हैं ना कि सैचुरेट कर दिया आपको, पैमाना सब्र जो है लबरेज हो चुका है। और अब कहीं भी ये चीज़ें इस तरीके से छलक सकती हैं और मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसे हंगामे बाकी जगहों पर फैलें और आमने सामने हों लॉ इन्फोर्स एजेंसीज और अवाम, ताकि कमज़ोरी हो दोनों तरफ पैदा और फिर वो अपना काम करें। इसी चीज़ से बचाने के लिए मैं ये काम करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बातचीत के दरवाजे खुलें और पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिले और हम आगे चलें। सर, कश्मीर के इस साने में पुलिस तो नाकाम हुई है, लेकिन सियासतदान वहाँ पर नज़र ही नहीं आए। सियासतदान तो अवाम के हजूम से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तकरीरें करते हैं, अवाम में रहते हैं, लेकिन इस पूरे साने में वहाँ पर नज़र ही नहीं आए। इसका बिल्कुल ये मतलब है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो इस वक्त वहाँ पर सियासतदान विराजमान हैं, वो अवाम के प्यार मोहब्बत से आए हुए लोग नहीं हैं, वो किसी और के लगाए हुए लोग हैं। अगर ऐसे सियासतदान होते जिनका अवाम में जड़ें होती, तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो तो अवाम के साथ मिल के, घुल मिल के उनसे बात करते। वो तो उन्होंने अपने आप को दूर रखा और घबरा गए इस बात से कि अवाम को फेस करें। तो वो क्या सियासतदान है जो अपने ही अवाम के साथ खड़ा ना हो सके या उनको फेस ना कर सके। सर, JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो बानी हैं यासीन मलिक, वो व्याड़ जेल में गिरफ्तार हैं। उनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है और पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात है करने की। मैं अब दो तीन बातें आपको क्लियर कर दूं। नंबर एक ये
कि कश्मीरी जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तकमील की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान को उनका एहसानमंद होना चाहिए, पाकिस्तान को उनकी हर वो मदद करनी चाहिए जो मुमकिन है, हर वो मदद। मैं इसको वो नहीं कर रहा, कोई लिमिट नहीं कर रहा। और जब तक हम करते रहे हैं उस तक ना हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ है, ना मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम हुआ है जितना अब है। जब हमने हाथ खींचा है तब से ये मुसीबत पड़ी हुई है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी और कश्मीर के मुसलमानों पर भी। हमें दोबारा अपने पूरी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। एक आप हों छोटे और एक आपकी सोच और आपके एक्शन छोटे हों तो फिर पूरी दुनिया चढ़ जाती है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ मेरे बेटे, ये दुनिया चीतों और उकाबों के लिए बनाई गई है, ये दुनिया फाख्ताओं और कबूतरों के लिए नहीं बनाई गई। आप आज कबूतर बनेंगे, आप कहें, आपका मिसाल के तौर पे बहुत लोग कहते हैं जी हमें कश्मीर का मसला हल कर लेना चाहिए और बस ये। आपका क्या ख्याल है कि कश्मीर का मसला हल करने के बाद हिंदुस्तान आपका पीछा छोड़ देगा? वो आपको जब तक टुकड़े टुकड़े ना कर दे, आपके जब तक एटमी असासे ख़त्म ना कर दे, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई और झगड़ा वो खड़ा कर देगा। तो ये तो आपका एक एंकर है जो कि यूएनओ में करारदादों के मुताबिक है, कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी तकमील की जद्दोजहद करें। पाकिस्तान के अंदर जो के है उसका क्या मतलब है? कश्मीर को देकर आप पाकिस्तान के को किधर लेकर जाएंगे? तो मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, ये समझने की बात है, कश्मीर की जद्दोजहद पाकिस्तान की जद्दोजहद है। हमें हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए और इस वक्त हम उतनी मदद उनकी नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो बातचीत चल रही है, इसका रास्ता ढूंढा जा रहा है। कहा जाता है कि आप इसमें मेडिएशन का काम कर रहे हैं। क्या इस तरह की कोई बात किसी की तरफ से हुई है आपके साथ? हाँ जी, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये काम मैंने अपने तय खुद ही शुरू किया है। ना मुझे पीटीआई या इमरान खान साहब ने कहा था ये करें, ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये करें, ना गवर्नमेंट ने ये कहा था ये करें। लेकिन मैं ये देख रहा था कि सिविल सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग में ये अर्ज पाई जाती है। आम तौर पर लोग तंग आ गए थे कि इस टेंशन को ख़त्म होना चाहिए और मामले को आगे चलना चाहिए। जब मैंने ये महसूस किया तो मैंने एक मजमून लिखा। वो मजमून नेशन में भी छपा, मेरा ख्याल जंग और न्यूज़ में भी छपा, जिसमें मैंने बताया था कि इन चीज़ों के ऊपर जो है ना एक बातचीत होनी चाहिए। जिसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले बदज़बानी और ख़राब ज़ुबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल करना बंद करें। दूसरी बात मैंने ये की थी कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इनको वापस लें। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि जो ये 8 फरवरी वाला मामला है, इस ट्रिब्यूनल्स को कहें जल्दी फैसले करें ताकि पता चले कि भी किसका हक बनता है किसका नहीं बनता है। और उसके बाद फिर ये कि कुछ एक कदम इमरान खान पीछे हटे, एक कदम हुकूमत पीछे हटे, एक कदम एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, ताकि एक स्पेस बने पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान आगे चल सके। क्योंकि मेरे अपने असेसमेंट में मैं गलत हो सकता हूँ कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक के हालात ऐसे रहेंगे, हमारे पॉलिटिकल हालात। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो क्लैश है जिसमें एक बहुत बड़ा अवाम का हिस्सा और हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाए, ये नॉन सस्टेनेबल है। इससे मुल्क को नुकसान होगा। ना पीटीआई जीतेगी, ना हुकूमत जीतेगी, पाकिस्तान हार जाएगा। तो पाकिस्तान को हार से बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। अल्लाह ताला कामयाब करे। और मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह बातचीत होगी। गुज़श्ता दिनों डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई के लोग सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे और तौबा कर लें। क्या पीटीआई के लोग माफ़ी मांगेंगे? देखें, बात यह है कि पीटीआई लोग, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो पीटीआई के लोग कुछ और कह रहे हैं और पीटीआई के लोग कोई थोड़े से तो नहीं है, कोई 2-4 तो नहीं है। और इस सिलसिले में भी मैंने एक फार्मूला दिया है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और आज फिर आपके इसमें प्रोग्राम में कहता हूँ कि देखें, जो 9 मई का मामला है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक जो इमीडिएट रिएक्शन था पीटीआई का, उसको अलग रखें, और एक जो तोड़ फोड़ और जो गुंडागर्दी और जो कानून को गैर कानूनी काम हुए उनको दूसरी जगह रखें। पीटीआई ये बात माने कि एज ए रिएक्शन हमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। हमें अपना कहीं भी एहतजाज करके ये अपना ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कि हमें आपकी ये बात पसंद नहीं है, जो भी है। लेकिन जो कुछ बाद में हुआ उसके लिए उनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है कि जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, जो पता लगाया कि वो लोग असल में थे कौन, जिन्होंने एक तो इनको उधर जाने दिया बल्कि कोशिश की कि जल्दी तेजी से जाएं, और जो रुकावटें होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, और वहां जाके फिर ये तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ। इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी
बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। पीटीआई को अपना ब्लंडर मानना चाहिए और जो हिस्सा उन्होंने गलती की है वो माने, और जो जिस चीज़ पे इंसाफ की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उसको भी माने। और वो बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब ए और बी में झगड़ा हो तो ये फैसला वो आपस में नहीं कर सकते, सी को फैसला करना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ है, और वो सी हायर जुडिशरी है। सर क्या लगता है इमरान खान जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, ये तो एक तो होता है ना कि आपकी कोशिश, एक होता है मेरी कोशिश, एक होता है अल्लाह ताला का प्लान। तो मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने क्या कौम के लिए क्या सोच रखा है, इमरान खान के लिए क्या सोच रखा है। मैं ये भी नहीं कहता कि कौन बुरा है, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बातचीत हो और मुल्क बचे। तो जिस तरीके से मिल रही हैं जमानतें उनको, और दो ही केसेस मेन रह गए हैं ना, एक साइफर का रह गया और एक इद्दत वाला रह गया। इद्दत वाला तो मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि वो तो एकदम हवा में उड़ जाएगा, वो तो सस्टेनेबल नहीं है। साइफर वाले का 50-50 है कि उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती है, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर उनको रखने का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उस वक्त तक मैं ये चाहता हूँ कि ये आपस में ये बातचीत हो जाए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, और पूरे अवाम को पता चल जाए, पूरे मीडिया के सामने पता चल जाए कि पीटीआई और इमरान खान साहब ने क्या वादे किए हैं, हुकूमत ने क्या वादे किए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जो मुख्तलिफ धड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट्स भी हैं, नैब भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, फोर्सेस भी हैं, इन्होंने क्या वादे किए हैं, और वो तमाम वादे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर होने चाहिए और उसके मुताबिक मुल्क को आगे चलाया जाए। ये जब भी हो गया इंशाल्लाह मुल्क दोबारा चल पड़ेगा। सर ये जो प्रोसेस है ये कितने अभी शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ, एक तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि ये कितने टाइम तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, प्रोसेस तो शुरू है, इसलिए कि नवाज शरीफ को आपने सुन लिया, वो कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। आपने प्रेसिडेंट जरदारी को सुन लिया, उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई ने अपनी बाकायदा टीम बना दी है बातचीत के लिए, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे। तो उस बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हुकूमत में आधे लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, तो अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है तो हुकूमत से करें, तो आप एस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे होंगे, और किससे कर रहे होंगे? मोहसिन नकवी साहब अगर बैठे हों तो, और आप बात कर रहे हो, तो किससे बात कर रहे होंगे? तो ये तो बात बड़ी सिंपल है कि उनको मान जाना चाहिए पीटीआई को कि ठीक है, हम मौजूदा हुकूमत से बात करते हैं, और वो इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। जो ही वो रजामंद होते हैं, बाकी सारे लोग रजामंद हैं, एक बातचीत शुरू हो जाएगी। उसको लंबा करने के बजाय फौरी तौर पर फैसले किए जाए, क्या क्या उनके फैसले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एंडोर्स करे, और पूरे अवाम को पता होना चाहिए। वो जो कहते हैं ना, गारंटी कौन देगा, गारंटी कौन देगा? गारंटी अवाम देंगे, उनको बता दें क्लियर क्लियर हुकूमत ने ये फैसला किया है, पीटीआई ने ये फैसला किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है, और आप सब लोग गवाह हैं, और आप गारंटी दे, आप गारंटर हैं, चल पड़ेगा आगे। बाकी हायर जुडिशरी है, वो भी गारंटी दे सकती है। मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है इमरान खान एक दफ़ा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं? देखिए, इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता? क्या पहले नहीं ऐसे हुआ सर कि इमरान आपको खान सजा याफ्ता शख्स वापस आके वजीर आजम के लिए उसने लड़ा, और सजा याफ्ता शख्स वजीर आजम बने भी हैं, पहले भी बने हैं, क्यों नहीं बन सकते? सर नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया था, वादा भी किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म तो नहीं बनाया। वो तो फिर नवाज शरीफ को समझना चाहिए कि वो जो समझते थे जितने वो पॉपुलर हैं, वो सही नहीं निकला। और दूसरी बात ये कि उनके तो लंदन वापस आने से पहले ही मुझ जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर आप किसी के कहने पर आएंगे और अवाम की सपोर्ट के बजाय किसी के कंधों को इस्तेमाल करेंगे, किसी की गोद को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप यकीन कर लें कि आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म वो बनेगा जो आपसे ज़्यादा यस सर करेगा। सर गुज़िश्ता दिनों ईरान के सदर का तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ, क्या आप समझते हैं इसके पीछे अमेरिका और इसराइल हैं? जी, मैं ऐसी किस्म की थ्योरी फौरन पेश नहीं करता। बड़ा अफसोसनाक हादसा है, और अभी तो खुद उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो खुद उन्होंने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा कि भी इसमें अमेरिका और इसराइल मुलव्वस है। जब वो कहेंगे तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे, देखेंगे। सर ईरान और इसराइल की सर जंग जारी थी, इस पर एनालिसिस अगर कर दें तो? नहीं, वो मतलब ये कि सब जंगें तो चलती रहती हैं, और ये बड़े मुल्कों के दरमियान अक्सर ये अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है कि कभी भी एक दूसरे के सरबराहों को अटैक इसलिए नहीं करते कि वो फिर एक रीत चल निकलती है, और फिर बहुत ज़्यादा दुनिया में इंतशार पैदा हो सकता है।
तो मेरा ख्याल है कि इससे परहेज करना चाहिए जब तक कि पता ना चल जाए कि असल मामला क्या है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।